भारती। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। चंचल जी, आपको भी हमारा नमस्कार। नमस्कार ममता जी, आपको और सभी सुनने वालों को नमस्कार। लेकिन ये बताइए कि जब से आप आकर बैठी हैं, आप किसी सोच में गुम हैं, खोई सी हैं, आखिर सोच क्या रही हैं? सोच रही हूँ कि हर सुबह हम उठते हैं तो सोचते हैं कि आज नाश्ता क्या बनाया जाए। हाँ। और ख़ास तौर से कि बच्चे को क्या दिया जाए कि वो खुश होकर खा ले। हाँ। मतलब उसके टिफ़िन में क्या रखा जाए कि वो वापस ना आए। और दूसरा मैं सोच रही हूँ कि अगर मान लीजिए नौकरी अचानक छूट जाए या नौकरी कहीं ऐसी मुश्किल आ जाए नौकरी में, और बचत कैसे की जाए, हिफाजत कैसे की जाए चीज़ों की कि कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आ जाएं। जैसे कि कहा जाता है ना कि जितनी चादर हो उतनी ही पैर पसारें। तो यही सब बैठ के सोच रही थी कि ज़िंदगी में कितनी सारी परेशानियां हैं और उन परेशानियों से जूझते हुए हम कितने खुश नज़र आते हैं। ममता जी, जहाँ परेशानियां हैं वहाँ उनके हल भी होते हैं। तो आपने जो परेशानियां बताई हैं, जो सोच विचार में आप डूबी थी, इन्हीं विषयों पर आज हम बात करेंगे। पहला तो ये कि भाई बच्चे के टिफिन में क्या बनाया जाए। बच्चे के अलावा जो बड़े बच्चे, यानी कि बच्चे जब बहुत बड़े हो जाते हैं, और हमारे पति देव जो एक बच्चे से कम कई बार नहीं होते हैं, घर के सभी सदस्य होते हैं, दादा दादी होते हैं, तो नाना नानी उनके भी टिफिन जब पैक करने होते हैं तो ये बड़ी समस्या होती है कि चलो बच्चों को कई बार बहला फुसला के हम कुछ खिला भी दें, लेकिन उनके टिफिन में क्या हो। और हर टिफिन में जो भी हम भर रहे हैं उसमें पोषण से भी भरा हुआ वो हो डब्बा। तो ये बातें सोच विचार का विषय है, हम बात करेंगे। और हमारी मदद करने के लिए हमारी सखियाँ तो हैं ही कि वो किस तरह से टिफिन बनाती हैं अपने बच्चों का और अपने पति का, जिनमें बहुत सारा पोषण हो, बहुत सारा स्वाद हो, जो बचकर कभी लौट के ना आए। बिल्कुल। तो अब हम बाकायदा बता देते हैं कि हम किन किन विषयों पर बातें करने वाले हैं। एक तो आज हम महादेवी वर्मा, जो छायावाद के स्तंभ के रूप में जानी जाती हैं, उनके बारे में हम जानकारी देंगे अपनी सखियों और सखाओं को। जब नौकरी छूट जाती है तब क्या करें, ये विषय होगा। और पोषण से भरपूर लंच बॉक्स, इसके अलावा व्यंजन विधियों की तो चर्चा होगी ही, उसके बगैर पूरा कैसे हो सकता है अपना प्रोग्राम। और एक बड़ी अच्छी सी बात हमारे श्रोता ने लिखकर भेजी है, कुछ हल्की हैं कुछ भारी हैं पर बातें बहुत सारी हैं। लेकर दो सखियां आई हैं सखी सहेली के मंच पर, करके दीवाना सभी को। और सभी सखियों को नमस्कार लिखते हुए कहते हैं, मैं समझूं जगह दीवाना, दीवाना लोग कहें मुझको। भाई, हमारे सारे श्रोता रेडियो के करीब आ गए हैं, हमें ये उम्मीद है, और बाकायदा सखी सहेली कार्यक्रम सुन रहे हैं क्योंकि उनकी टिप्पणियां बता रही हैं। हाँ जी, वो करीब बैठे हुए हैं। और बताइए, अब क्या कहना चाह रही थी आप? मैं कहूँगी कि जो तुम आते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाता पन पराग, गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग, आंसू लेते पद पखार, जो तुम आ जाते एक बार। क्या बात है। ये पंक्तियां हमारे 2-3 श्रोताओं ने लिखकर भेजी हैं और वो समझ गए होंगे कि ये जो पंक्तियां हैं जी जानी मानी कथाकार और कवित्री महादेवी वर्मा की हैं। छायावाद के स्तंभ के रूप में जानी जाती हैं महादेवी वर्मा। सच कहें चंचल जी, महादेवी वर्मा से जब हमारा परिचय हुआ तो पढ़ाई के दिनों में हुआ। पढ़ाई पाठ्यक्रम में उनकी रचना थी गिल्लू, और हम जब गिल्लू पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था वो सारे चित्र हमारी आंखों के सामने चल रहे हैं। हम पढ़ नहीं रहे बल्कि उन्हें देख रहे हैं। और एक कवित्री की, एक रचनाकार की यही सफलता होती है कि शब्दों के माध्यम से वो चित्र खींचे। फिर उनका हमने सोना हिरना पढ़ा। सोना हिरना पढ़ते हुए तो मैं बाकायदा रोने लगी। तो ये अपना अनुभव बता रही हूँ। और यहाँ पर एक अपनी खुशनसीबी भी साझा करना चाहती हूँ कि महादेवी वर्मा वैसे तो फर्रुखाबाद की जन्मी है। जब इलाहाबाद में वो पढ़ा करती थी क्रॉसफिट गर्ल्स कॉलेज में, तो वहाँ उनके बारे में एक चर्चा थी कि वहाँ वो कॉलेज बहुत बड़ा सा है और वहाँ परिसर बहुत बड़ा सा है। अब क्या है वो हमें उतना अंदाज़ा नहीं, लेकिन तब था। और पेड़ के नीचे छाँव में बैठ के वो कविताएं लिखा करती थी। और खुशनसीबी मेरी ये है कि हम भी उसी स्कूल में पढ़े हैं। और उसी पेड़ के नीचे लगता है आपने भी कुछ लिखा होगा, कुछ जरूर गुनगुन लिया होगा। बिल्कुल, उनको पढ़ते हुए या उन्हें याद
करके लिखना तो हमारी कलम बिल्कुल बहुत छोटी हो जाएगी, क्योंकि वो कहाँ आसमान है और हम सब ज़मीन भी नहीं छू पाते हैं। लेकिन जब हमारी सारी सखियाँ, मतलब हमारा फ्री पीरियड होता था, तो हम टहलते हुए उन्हीं पेड़ के नीचे जाया करते थे और कहा करते थे कि महादेवी वर्मा यहाँ लिखती थी, चलो यहीं बैठते हैं तो थोड़ा ना थोड़ा लिखने का हुनर आ जाएगा। तो यहाँ से महादेवी वर्मा से परिचय हुआ। फिर उसके बाद ये बिल्कुल वैसी बात हो गई ना जैसे बोधि वृक्ष जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, आज भी लोग वहाँ जाते हैं, उस पेड़ के दर्शन करते हैं, वहाँ नीचे बैठते हैं ताकि कहीं ना कहीं कुछ ज्ञान उन्हें भी मिले। तो वो पेड़ जहाँ महादेवी वर्मा जी अपनी रचनाएं लिखा करती थी, आपने भी वहाँ बैठकर कुछ समय बिताया है। बिल्कुल। तो अब तो ये दो कहानियों का हमने जिक्र किया। जो कविता पढ़ी थी और जिसकी चर्चा हमने आपस में की थी वो ये थी, नीर भरी दुख की बदली। बस ये कविता भी पढ़ते हुए ऐसे लगता था कि कहीं उनके भीतर दर्द का सागर होगा, वो दर्द का सागर कैसे उड़ेलती होंगी, क्या दुख रहा होगा। मतलब जब हम बहुत छोटे होते हैं तो हमारी अपनी एक कल्पनाशीलता होती है, उसका विस्तार होता है, अपने से गुफ्तगू चलती है, वो बातें हम बहुत ज़्यादा दूसरों से नहीं कहते हैं, अपने भीतर भीतर गुनते बुनते रहते हैं। और जो लेखक होते हैं उन्हें वो उकेर देते हैं अपने पन्नों पर। बिल्कुल। तो वो एक कविता है जो याद आ रही है, नीर भरी दुख की बदली। स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मचली। मेरा पगपग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नौ रंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। मैं क्षितिज भ्रिकुटि पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल। रजकण पर जलकण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। पथ को न मलिन करता आना, पथ चिन्ह न दे जाता जाना। सुधि मेरे आंगन की जग में, सुख की सिहरन को अंत खिली। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। मैं नीर भरी दुख की बदली। ममता जी, ये उन कवियत्रियों में से एक हैं जिनके भीतर जो मौजूद वेदना है उसे देखा समझा जा सकता है, और करुणा और अंधकार को दूर करने की दृष्टि से उन्होंने लिखा और बहुत सारे प्रयास उन्होंने किए। समाज में जो बुराइयां भी थी उनको भी दूर करने की कोशिश की अपनी कविताओं के माध्यम से, अपने लेखन के माध्यम से। बिल्कुल। और सभी स्त्रियों के लिए, सखियों के लिए प्रेरणा की स्रोत रही हैं। उनका थोड़ी सी जानकारी भी दे दें। महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में, और उनके परिवार में तकरीबन 200 वर्षों के बाद किसी पुत्री का जन्म हुआ था। उनके दादाजी ने इन्हें घर की देवी मानते हुए इनका नाम महादेवी वर्मा रखा था। इनके पिताजी कॉलेज में प्राध्यापक थे और माताजी जो थी वो बड़ी भावुक महिला थी, और शायद इसीलिए वो भी बहुत भावुक रही क्योंकि ये गुण उन्हें अपने माता पिता से मिले थे। और जब वो 9 साल की थी तब उनका छोटी सी उम्र में ही बरेली के पास नवाबगंज जो जगह है वहाँ पर विवाह हो गया, और क्योंकि छोटे समय में विवाह हुआ तो उनकी शिक्षा भी कुछ समय के लिए रुक गई थी। और ये भी बता दें कि उनकी जो आरंभिक शिक्षा थी वो इंदौर में हुई थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने इलाहाबाद के कॉलेज में दाखिला लिया था जहां वे छात्रावास में रहती थीं। यही छात्रावास में सबसे छुपकर वो कविताएं लिखती थीं, और उनकी रूममेट थी सुभद्रा कुमारी चौहान, जो खुद एक जानी मानी कवित्री हैं। उनकी छुपी कविताओं को उन्होंने खोज निकाला, तब जाकर उनकी छिपी साहित्यिक प्रतिभा का खुलासा हुआ। वो दबे छुपे लिखा करते थे। बिल्कुल। और उनकी इन कविताओं में प्रकृति, प्रेम, जीवन की सुंदरता को चित्रित करने में उनकी भाषा जो है वो बड़ी जादुई लगती है। गहन विचारों और भावों को व्यक्त करने के लिए वो प्रतीकों का कुशलतापूर्वक उपयोग भी किया करती थी। उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उन्हें जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो बिल्कुल हमारे बगल में ही कोई मधुर संगीत बज रहा है। बिल्कुल। और ख़ास तौर से पशु पक्षियों का जिस तरह से जीवंत चित्रण उन्होंने किया है, वो तो जब हमने जिक्र भी किया कि जब हम पढ़ते हैं तो वो जीव जंतु जैसे आंखों के सामने आ जाते हैं। जैसे गिल्लू में जब एक गिलहरी का चित्र है वो, या सोना हिरणा में जब वो जो हिरण का चित्र है कि वो जब कहीं बाहर चली जाती हैं तो हिरण उन्हें याद करके खाना पीना छोड़ देता है और वो रोता है। तो वो जो वर्णन है वो अकल्पनीय है। ये
वाकई पशु प्रेमी और पंछी प्रेमी थी। और हमारे एक श्रोता ने भी इस बारे में लिखा है कि उन्होंने अपने आसपास बहुत सारे छोटे मोटे से जीव जंतुओं को भी रखा था, यानी कि उन्हें वो अपने आसपास ही रखती थी, पाल लेती थी। और महादेवी वर्मा की एक रचना फिल्म त्रिकोण का चौथा कोण में शामिल किया गया था। और इसकी भी एक कहानी है। जब विविध भारती के स्टूडियो में छाया जी आई थी, छाया गांगुली, अभी हाल में ही, तो उन्होंने इसका बहुत विस्तृत विवरण दिया है, जिक्र किया है। वो श्रोताओं को सुनने को मिलेगा आगे जब उनका इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट होगा, जो जिसका निचोड़ था कि जयदेव साहब जो इस फिल्म के मतलब संगीतकार हैं, तो उन्होंने महादेवी जी से परमिशन लेने के लिए एक पत्र लिखा था और उस पत्र में उन्होंने परमिशन मांगी थी। तो उन्होंने कहा था कि फिल्मों में तो मैं लिखती नहीं हूँ, लेकिन उनके आग्रह पर अपनी ये रचना दी थी। महादेवी वर्मा का जो साहित्य संसार था वो विराट है। हाँ। उसके बारे में अगर हम बहुत सारी चर्चा करने चलेंगे तो हमारे पास समय कम पड़ेगा, लेकिन फिर भी संक्षेप में उनके बारे में थोड़ी चर्चा ज़रूरी है। तो वो केवल एक कवित्री नहीं थी, संगीत और चित्रकला में भी उनकी रुचि थी। और जो गीत या लघु गीत उन्होंने लिखे, कविताएं लिखी, उसमें संगीत का नाद सौंदर्य भी झलकता है। और हिंदी साहित्य में विशेष योगदान उनका रहा है। न सिर्फ कविताएं बल्कि गद्य रचनाएं भी उनकी बड़ी महत्वपूर्ण हैं और नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा देकर अच्छे भविष्य की ओर अग्रसर होने की बातें उन्होंने की हैं। उनके साहित्य में दरअसल चिंतन, मनन, विचार विश्लेषण के साथ साथ विद्रोह और संवेदना का स्वर भी दिखाई देता है। और महिलाओं के लिए प्रेरक तो रही ही हैं, और समाज में व्याप्त जो अंधविश्वास थे, कुरीतियाँ थीं, उनका उन्होंने बहुत विरोध किया और समाज सुधार के लिए अपने लेखन का उपयोग किया। अपनी रचनाओं के जरिए समाज सुधार की बात की और उनकी रचनाओं में प्रकृति का बड़ा ही सुंदर चित्रण मिलता है। उन्होंने प्रकृति के माध्यम से जीवन की गहराइयों को उजागर किया। और कुछ खास रचनाएं अगर बात करें तो ये है निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, अतीत के चलचित्र, दीपशिखा, स्मृति की रेखाएं। अतीत के चलचित्र दरअसल पढ़ने में बहुत ही रोचक लगता है। जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ भी वही हाल होता है कि हम जैसे पढ़ नहीं रहे बल्कि आँखों से देख रहे हैं। स्मृति की रेखाएं भी उनके रेखा चित्र हैं ये। और इसके अलावा संस्मरणों में अगर हम जाएं तो पथ के सारथी और मेरा परिवार और भी अन्य संस्मरण हैं। और सांध्य गीत का आपने जिक्र किया ही, उसमें और भी कुछ रचनाएं हैं जिसका हम जिक्र करना चाहेंगे, जैसे कि आत्मिका, परिक्रमा, संधिनी, यामा, गीत पर्व, दीप गीत, स्मारिका, नीलांबरा और भी अनेक हैं। इनकी छोटी छोटी जो कविताएं होती थी वो बड़ी सरलता और गहराई भरी होती थी, जो पढ़ने वालों के हृदय को छू जाती थी। और रचनाओं में भावनाओं की प्रगाढ़ता, प्रकृति का चित्रण, इनकी बड़ी अनूठी शैली मिलती है। और कुछ अन्य रचनाएं हैं जैसे मैत्रेयी, गोपा, सीता, महाभारत। इनमें स्त्री पात्रों का उदाहरण देकर वो बताती हैं कि ये सभी पात्र पुरुषों की साथी थी, केवल छाया नहीं थी। छाया और साथी में जो अंतर है वो भी इन्होंने स्पष्ट किया है। और उनके उत्तम साहित्य के लिए उन्हें बहुत सारे पुरस्कार दिए गए थे, जिसमें से महत्वपूर्ण पुरस्कार रहे हैं भारत भारती, पद्म भूषण, साहित्य अकादमी और ख़ास बात ये कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी उन्हें सम्मानित किया गया था। और उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद पद्म विभूषण सम्मान से भी भारत सरकार ने उन्हें सम्मानित किया था। और आधुनिक युग की मीरा ये कहलाती थी और भारत की 50 सबसे यशस्वी महिलाओं में उनका नाम शुमार होता है। और कविता की जननी के रूप में भी हम इन्हें जानते हैं। 80 वर्ष के सफल जीवन के बाद 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद में वो इस दुनिया को अलविदा कह गई थी। उनका जीवन काफ़ी अवसाद और दुख से घिरा हुआ था और वो दुख वो अपनी कविताओं में, अपनी रचनाओं में उकेरती थी। तो महादेवी वर्मा के बारे में आज जो चर्चा हुई है उनसे हम सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। विविध भारती से ये है कार्यक्रम सखी सहेली और चंचल जी बिल्कुल खो गई हैं यादों में, गानों में और श्रोताओं की टिप्पणियों में। चंचल जी, जब अचानक किसी की नौकरी छूट जाती है तो क्या होता है, ज़रा बताइए हमें। बहुत बड़े संकट का या विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, ना सिर्फ उस व्यक्ति को जिसकी नौकरी छूटी है बल्कि वो सारे लोग जो उस परिवार में जुड़े हैं और जो उसी कमाई पर निर्भर थे जो व्यक्ति काम कर रहा था। तो
सभी के लिए बड़ा मुश्किल समय होता है। कहने में आसान लगता है कि नौकरी छूट गई तो हम आगे कहीं दूसरी जगह ट्राई कर सकते हैं, दूसरी जगह हिम्मत ना हारें और हौसला ना छोड़ें, निराश ना हो, ठीक हो जाएगा, समय बदल जाएगा, हम ऐसी समझाइश की पोटली थमा देते हैं। लेकिन जिस परिवार में ऐसी नौबत आती है और ख़ास तौर से उस परिवार में जहाँ कोई एक व्यक्ति कमाने वाला होता है और बाकी सब लोग उस पर निर्भर होते हैं, तो ऐसे में बहुत दिक्कत आ जाती है। तो ये शब्दों का जो फाहा होता है काम नहीं आता है। उसके लिए बस यही है कि आप कहीं और तुरंत जॉब शुरू कर दें। कोरोना टाइम में आपको याद होगा, कोविड के समय में ऐसी नौबत बहुत सारे घरों में आई थी और तमाम परेशानियों से लोग जूझ रहे थे। तो सिर्फ नौकरी छूटी नहीं लोगों की, कई लोगों को तो बर्खास्त भी किया गया था। दोनों ही परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब हमारी मनोदशा पूरी तरह से उथल पुथल हो जाती है और नौकरी ना रहने पर ममता जी आर्थिक संकट से तो जूझना ही पड़ता है। इसके अलावा जिन समस्याओं से हम जूझते हैं वो होती हैं तनाव, अवसाद, खींच, झुंझलाहट, चिड़चिड़ापन, अकेलापन और भी न जाने क्या क्या। और इन्हीं सब के चलते धीरे धीरे हम अपना आत्मसम्मान, आत्मविश्वास, इन चीज़ों को भी खोने लगते हैं। बिल्कुल, मानसिक अवस्था एकदम डगमगा जाती है और कई बार तो लोग गलत कदम उठा लेते हैं, सुसाइड की ओर अग्रसर हो जाते हैं। बस इन्हीं मुद्दों पर हमें कहना है कि नहीं, आप हिम्मत मत हारिए, हौसला मत छोड़िए। और एक श्रोता की टिप्पणी है, एक नहीं बहुत सारे श्रोताओं की टिप्पणियाँ आई हैं, तो हम बारी बारी से श्रोताओं की टिप्पणियाँ उन तक पहुँचाते चलते हैं। लिखा है एक श्रोता ने कि अगर परिवार बच्चे होते हैं तो वैसे भी बहुत परेशानी होती है। सरकारी नौकरी में तो विरले ही ऐसे होते हैं कि नौकरी छूट जाए, वहाँ तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी मिलती है। प्राइवेट कंपनियों में अक्सर किसी वजह से नौकरी छूट जाती है। आजकल तो बहुत छोटी उम्र में ही बच्चे छोटी बड़ी कंपनी में काम करते हैं। अब तो अपना पैसा है, अनाप शनाप पैसा खर्च करते हैं, लेकिन उसमें से ज़्यादा पैसा जमा कर दें तो अचानक ऐसी नौकरी छूटने पर परेशानी नहीं होती है। बिल्कुल इनका कहना सही है कि जब आपके पास हाई फाई तनख्वाह होती है, पैसे ज़्यादा होते हैं, तो उस समय फिजूल खर्ची की बजाय थोड़ी बचत करते चलें और बच्चों को भी बचत के संस्कार बच्चों में भी डालें। और आपने जिक्र किया था बातचीत के समय कि कोरोना वायरस के समय बहुत सारे लोगों को इस तरह के संकट का सामना करना पड़ा था। बिल्कुल ऐसी ही मिलती जुलती बात हमारे श्रोता ने भी लिखी है कि नौकरी खोना एक विनाशकारी और दर्दनाक अनुभव हो सकता है। कोरोना वायरस महामारी के चरम पर बेरोजगारी दर ने नाटकीय वृद्धि की थी और नौकरी छूटने का मतलब ये नहीं कि आपका करियर ही खत्म हो गया। नौकरी का बाजार प्रतिस्पर्धी है, लेकिन ये उम्मीदवारों का बाजार है। यदि कोई पर्याप्त प्रतिभाशाली है और नई नौकरी खोजने के लिए उत्सुक है तो निश्चित रूप से उसको दूसरा काम मिल सकता है। और ये उन दिनों वाकई में ये चीज़ बड़ी प्रभावी हुई थी जिनके पास नौकरी के अलावा अपना कोई टैलेंट था, अपना कोई हुनर था, तो उस चीज़ को लोगों ने बाहर निकाला। जैसे जिन्हें खाना बनाना अच्छा आता था तो उसी को उन्होंने आजीविका बना लिया। जिन्हें कोई और काम आता था, भाई लोग कहीं बाल कटवाने, दाढ़ी बनवाने भी नहीं जा पा रहे थे, तो जो महिलाएं इस काम को जानती थी उन्होंने घर से इस चीज़ को भी किया, तो बहुत सारे विकल्प खुल भी गए थे। ऐसे में बस यही कहना होता है कि काम कोई भी छोटा नहीं होता है। आजीविका के लिए आप छोटे काम भी करने पड़े तो कर लेना चाहिए। एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे 2 बार मेरी जॉब छूट गई थी। यकीनन नौकरी से निकाला जाना एक तनावपूर्ण अनुभव हो सकता है जो आर्थिक असुरक्षा और आत्मसम्मान पर असर डालता है। इस दौरान भविष्य की चिंता और परिवार की जिम्मेदारियां भारी लग सकती हैं, लेकिन इसे नए अवसर के रूप में देखा जा सकता है। कई बार नौकरी खोने से व्यक्ति को अपने कौशल निखारने या करियर में नई दिशा चुनने का मौका भी मिलता है। तो इसे पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं। ये तो तब है जब आपके परिवार में कई अर्निंग मेंबर होते हैं, तब ये स्थिति आ सकती है। वरना जब एकाकी कोई होता है, अकेला कोई नौकरी करने वाला होता है, तो परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ता है। और जब नौकरी छूटती है ना, तो कई बार हमें लगता है शायद हम में कोई कमी है और हमको खुद कमतर समझने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें लगन, मेहनत करने की क्षमता, कर्तव्यनिष्ठता, ईमानदारी, सूझबूझ, कुछ भी नया करने या सीखने का जुनून हमारे अंदर है तो ज़रूर हमें आगे चल के सफलता मिल जाएगी। बस हम कोई भी नई योजना अगर बना रहे हैं तो ये सोचकर बनाएं कि आज अगर हमारे बुरे दिन है, कोई संकट हम पर है, तो कल सवेरा भी आएगा, यानी कि खुशियों के दिन भी लौट कर आएंगे। ये कहा भी तो जाता है कि जब एक रास्ता बंद हो जाता है तो दूसरा रास्ता, दूसरा छोर वहीं से शुरू हो जाता है। इसीलिए किसी एक राह पर सफलता नहीं मिल पा रही है तो अपना बहुत सारा समय वहीं पर नष्ट करने से अच्छा है कि उस दूसरे रास्ते पर अपनी समस्या के समाधान की खोज करें।
ममता जी, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि नौकरी का जाना अक्सर हमें भयभीत कर देता है। इस परिस्थिति में शांत रहें और ख़ुद को हुए नुकसान पर अटके रहने की बजाय उपयुक्त विकल्प के बारे में सोचें। ऐसे वक्त में स्पष्ट सोचना और एकाग्र होना विशेष रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। याद रखें, विकल्प बहुत अधिक हैं, आपको बस सही विकल्प चुनना है। इसलिए नौकरी छूट जाने के बाद अपने मतलब सही निर्णय लेना है, यही बातें कहना चाहते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। नौकरी अगर आपकी छूट गई है तो घबराने की बात नहीं है, अगले दरवाजे की ओर आप बढ़े। और नौकरी खोने पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है शांत रहना। चिंता और तनाव से बचने के लिए सक्रिय और स्वस्थ रहने का प्रयास करें। सकारात्मक सोचें। सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी। निराशावादी सोचने से बचें और ख़ुद को प्रोत्साहित करें। दरअसल ये जो हमने कहा ना कि शब्दों का जो फाहा हम लगाते हैं, कई बार ये बिल्कुल कामयाब नहीं होता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? अगर किसी के पास जब मुसीबत आती है तो ऐसे ही समझाइश दी जा सकती है, लेकिन ये तो सच है कि अगर आप तनाव में डूब जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो इससे हल तो नहीं निकलता। आपकी सेहत ख़राब हो जाती है और कई बार दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं, हादसे हो जाते हैं। तो उससे बचने के लिए बस एक ही तरीका है कि परिवार वालों को मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए परिवार वालों को साथ देना बहुत ज़रूरी है। ये कहने की बजाय अरे आपकी तो नौकरी छूट गई, अरे आपने किसी से झगड़ा ज़रूर कर लिया होगा, आपने ये किया होगा, तो ये जो तोहमत लगाने वाली बातें होती हैं परिवार में, ये नहीं होना चाहिए। चाहे वो भाई हो, बहन हो, या पत्नी हो, पति हो, जो कोई भी हो। बिल्कुल, आपने सही कहा कि मानसिक संतुलन बनाए रखने की ज़रूरत होती है, साथ में सकारात्मक चिंतन और धैर्य की भी ज़रूरत होती है। और अगर हम धैर्य से रहेंगे, सकारात्मक रहेंगे, तभी अपनी इच्छा शक्ति को जगा सकते हैं और जो भी हमारी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उनको धीरे धीरे अनुकूल बना सकते हैं और मजबूत हौसलों की वजह से ही कुंठा निराशा को दूर कर सकते हैं। और चंचल जी, आपको याद होगा कि कार्यक्रम की शुरुआत में आपने पूछा था कि आप किन विचारों में खोई हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो उन विचारों से तो बाहर आ रहे हैं, लेकिन वो विचार अभी तक हमारा पीछा छोड़ नहीं रहे हैं। मैं समझ रही हूँ, आपको लग रहा है कि भाई टिफिन में क्या बनाना चाहिए जिसमें पोषण हो और स्वाद भी हो। बिल्कुल, हर माँ की ये दिक्कत होती है कि हम ऐसा कुछ बनाकर अपने बच्चे को खिलाएं कि वो टिफिन लौटाए नहीं और पोषण से परिपूर्ण हो। ज़्यादातर माँ हर रोज़ इसी चुनौती से गुजरती है। एक बच्चा जो स्कूल में लंबा समय बिताता है तो उसे ध्यान में रखते हुए माँओं के लिए एक पौष्टिक, स्वस्थ और पोषण से भरपूर टिफ़िन बॉक्स बनाना ज़रूरी सा हो जाता है। इसीलिए ज़्यादातर मम्मियाँ अपने बच्चे के टिफ़िन को लेकर बहुत ही प्रेशर महसूस करती हैं, तनाव में आ जाती हैं। आप भी तो आती हैं। कई बार ऐसा होता है और बच्चों का पेट भरा हो, वो भूखे नहीं होते हैं, तो वो स्कूल में भी अपना जो प्रेजेंटेशन है वो बहुत अच्छा तरह से दिखाते हैं। और एक बच्चा जो पर्याप्त पौष्टिक भोजन लेता है वो बीमार भी बहुत कम पड़ता है, स्कूल में भी हमेशा उपस्थित रहता है। जबकि अगर हम देखें जो बच्चे आए दिन बीमार रहते हैं तो स्कूल से भी उनकी कंप्लेंट्स आती हैं कि वो पढ़ते नहीं हैं, एब्सेंट बहुत रहते हैं, क्योंकि 5 से 8 घंटे एक बच्चे को स्कूल में बिताने होते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि उसमें बहुत सारी एनर्जी हो, वो हमेशा सहन शक्ति भी उसमें बहुत सारी हो। इसके लिए ज़रूरी है उनको पोषण देना। बिल्कुल सही बात है। पर्याप्त भोजन बच्चे को स्कूल कैंटीन से भी दूर रखती है कि स्कूल के कैंटीन में जो फास्ट फूड या पैकेज्ड प्रोसेस्ड फूड होता है उससे भी रोकता है। और बच्चों के आहार में ताज़े फल, सब्जियां भी उनकी रुचि के हिसाब से रख देनी चाहिए, शामिल करनी चाहिए। बच्चों का टिफ़िन सेहतमंद होने के साथ ही साथ स्वादिष्ट भी हो तो बच्चे उस पर अरुचि नहीं जताते हुए बड़े ही चाव से खाते हैं और स्कूल टाइम के लिए ज़रूरी ऊर्जा भी प्रदान करते हैं और इसी के सहारे अपनी बौद्धिक शारीरिक क्षमताओं का उपयोग कर प्रगति पथ पर आगे बढ़ते हैं। और ये माता पिता और घर वालों की जिम्मेदारी होती है कि देखो, और उनको थोड़े लुभावनी बातें भी करनी पड़ती हैं। हाँ जी। कि अगर आप अच्छे पौष्टिक खाना नहीं खाओगे तो आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी, हाँ। अच्छा से अच्छे बोल नहीं पाओगे और आपके अंदर ताकत नहीं आएगी, एनर्जी नहीं आएगी और पावर नहीं आएगा। तो जब कभी खेलोगे तो खेल के मैदान में जाओगे तो आप पीछे रह जाओगे, सारे बच्चे आगे बढ़ जाएंगे। तो ये जो लुभावनी बातें होती हैं बच्चों पर असर करती हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल सही बात है। और हमारे श्रोता ने लिखकर भेजा है कि कुछ अच्छी चीज़ें जो उन्हें टिफ़िन में दी जा सकती हैं वो है सैंडविच या रैप, फल जैसे कि सेब, संतरा, केला, थोड़ी बहुत सब्जियां खाने की आदत बच्चों में डाली जा सकती है। तो वो रैप जब हम बनाते हैं गेहूं के आटे से रैप करके उनमें सब्जियों को भर के दे सकते हैं,
कुछ डेयरी उत्पादन है जैसे दही, पनीर, दूध और स्नैक्स और नट्स यानी कि जो मेवे हैं वो भी उनको दिए जा सकते हैं। अच्छे पेय पदार्थ जो घर के बने हुए होते हैं, फलों के जूस, ऐसी चीज़ें भी दी जाती हैं। घर के बने हुए डेजर्ट जिसमें कुछ बिस्किट, कुकीज़ और घर की बनी चॉकलेट है, ये भी बच्चों को दी जा सकती हैं। ऐसा हमारे एक श्रोता ने लिख कर भेजा है। इसमें एक चीज़ का ध्यान और रखना चाहिए, जब बच्चे को आप टिफ़िन तैयार करती हैं, लंच बॉक्स, तो रोज़ एक जैसा खाना ना रखें। देखिए, जब बहुत छोटे बच्चे होते हैं जो प्ले ग्रुप, नर्सरी या फिर पहली क्लास में जब जाते हैं, तो स्कूल की ओर से लिख कर आता है बहुत सारे स्कूल में कि एक दिन सैंडविच, एक दिन पराठा, एक दिन पूरी, एक दिन कुछ और इस तरह से, और एक दिन जो उन्हें बहुत पसंद होता है वो है नूडल्स, कि एक दिन वो भी। टीचर्स का ये कहना होता है कि नूडल्स बच्चों को अट्रैक्ट करता है क्योंकि टेलीविज़न के पर्दे पर तरह तरह के लुभावने विज्ञापन देखते हैं, तो एक दिन वो भी रखें और उन्हें बताएं कि वीकेंड पर फ्राइडे को ये चीज़ मिलेगा, तो उसी बहाने बच्चे वो सब खा लेते हैं। और तो घर में कुछ बच्चे जो ऐसी चीज़ों को नहीं खा पाते हैं, तो जब टीचर बैठ के सभी बच्चों को साथ में खिलाती है तो एक बच्चे को देखकर दूसरा बच्चा खाने लगता है, और ये वाकई में एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर जिन स्कूलों में इस चीज़ को शुरू किया गया है तो ये इसे हम सकारात्मक पहलू कह सकते हैं। जो बच्चे फल सब्जियों को देखकर कई बार मुंह चिढ़ाते हैं, या कई बच्चे दूध फल सब्जियां खाते हैं, रोटी सब्जी नहीं खाते, तो उन्हें हर चीज़ खाने की धीरे धीरे आदत होने लगती है। और बहुत जब छोटे होते हैं बच्चे, तो कई बार हमने देखा है कि माता पिता को कि डाइनिंग टेबल पर गिरे ना, तो अपने हाथ से ही या स्पून से ही खिलाना ज़रूरी मानते हैं और कहीं भी गंदगी ना हो पाए। जबकि डॉक्टर्स का ये कहना होता है कि बच्चों में खाने की आदत जब तब 1 साल या 1.5 साल से आदत डालें और उन्हें अपने आप से खाने की आदत डालें। उन्हें थाली में दे दें और गिराने दें, जैसे फल छील कर दे दें उन्हें, और टुकड़े टुकड़े वो थोड़ा आधा खाते हैं, आधा गिराते हैं, तो उन्हें गिराने दें। गंदा होने से डरे नहीं, इससे उनकी खाने की, अपने आप खाने की आदत पड़ती है। वरना जब बहुत छोटे होते हैं तो माँ के हाथ से खा लेते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी चॉइस चलने लगती है कि नहीं, मुझे तो ये नहीं खाना है। आहार विशेषज्ञ भी ये मानते हैं कि बच्चों के लंच बॉक्स में हरी सब्जियां, फल, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर, ये सभी चीज़ें संतुलित मात्रा में होनी चाहिए, और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम उनका टिफ़िन ज़रूर तैयार कर सकते हैं। तभी तो बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी और वो अच्छे से परफॉर्म करेंगे। हर संतुलन बहुत ज़रूरी है चंचल जी। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बच्चों के लिए जब संतुलित और स्वस्थ पदार्थों की बात आती है खाने को लेकर, तो पौष्टिक आहार प्रदान करने पर ध्यान देना बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी से उनका विकास और वृद्धि होती है। फल और सब्जियां खाने के लिए उनको प्रोत्साहित करें, ज़रूरी विटामिन, खनिज, फाइबर देते रहें। और कुछ चीज़ें इन्होंने लिखी हैं जैसे गेहूं की रोटी, ब्राउन राइस, साबुत अनाज, पास्ता, दलिया, ये दे सकते हैं। और हमारे एक श्रोता ने ही लिख भेजा है, चुकंदर के पराठे बनाएं, कितना पौष्टिक, बड़ी अच्छी रेसिपी है। चुकंदर बीटरूट को घिस लें और इसके चीले भी बनते हैं। इसमें एक प्याज भी घिसकर मिला लें, नमक, अजवाइन, कलौंजी, हरी मिर्च मिला लें अपने अंदाज से जितने पराठे बनाने हैं। इसमें आटा मिलाकर 1 चम्मच तेल मिलाकर गूंथ लें और इसके गर्मा गर्म पराठे सेक लें। दही के साथ भी अच्छी लगती है और चाय के साथ या किसी भी मीठी चटनी के साथ खा सकते हैं। और बीटरूट, इसी सामग्री के साथ आप इसका चीला भी बना सकते हैं। आटे में बीटरूट सारे मसाले मिलाकर और 2 चम्मच सूजी मिला लें, 2 चम्मच ओट्स मिला लें और इसे चीला के घोल की तरह तवे पर, नॉन स्टिक तवे पर बनाएं और खाएं चटनी के साथ। इसी में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आप गेहूं के आटे की जगह रागी या ज्वार का आटा भी ले सकते हैं। बिल्कुल, मुस्कुराना बड़ी अच्छी बात है। यूं ही मुस्कुराते रहें हमारे सारे श्रोता, और आप भी मुस्कुरा रही हैं, हम भी मुस्कुराहट के साथ ही आज विदा लेते हैं जी। बिल्कुल, अब बिल्कुल वक्त नहीं कि बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और चंचल वर्मा का नमस्कार।